हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बीएससी की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, सबके लिए पहला एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बार पेंडुलम। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, उसका साइन वेव देखी है। अब हमें पढ़ना है बार पेंडुलम। आखिर बार पेंडुलम क्या चीज है और क्या होता है सिंपल पेंडुलम और बार पेंडुलम में डिफरेंस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एम है हमारा टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी बाय अ बार पेंडुलम। जी क्या होता है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। 10 भी आ जाती है, 9.8 भी आ जाती है। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग 10 लेके चलते हैं और एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। तो आपका जब आप आंसर निकालोगे कैलकुलेशंस कर करा के, तो आपका भी आंसर 9.8 और 10 के बीच में ही लाई करेगा। एपरेटस क्या क्या चाहिए हमें? बार पेंडुलम चाहिए, अभी दिखाएंगे फोटो में कैसा दिखता है। एक स्मॉल मेटल वेज चाहिए, ठीक है। स्प्लिट लेवल चाहिए क्योंकि हम बैलेंस करेंगे बार पेंडुलम को। स्टॉप वॉच चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में। एक मीटर रॉड चाहिए। मीटर रॉड मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और रिजिड सपोर्ट, जो दीवार के ऊपर जहां पे ये पेंडुलम लगेगा वहां पे एक सपोर्ट चाहिए। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कुछ नहीं कहती है, थ्योरी बहुत बेसिक सी थ्योरी है इसकी। ठीक है। A bar pendulum is allowed to oscillate about a horizontal knife edge, passing through each of holes in turn, beginning with the nearest to one end and time period is noted in each case। अभी आपको लिखा हुआ समझ में कम आएगा, जब आपको आपकी देसी हिंदी भाषा में समझाई जाएगी ये चीज डायग्राम दिखाकर, तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो थ्योरी आप लोग डायरेक्ट अपना नोट कर सकते हैं फाइल्स वगैरह में, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपका मेन है फॉर्मूले पे फोकस, जो कि हर बार होता है। टाइम पीरियड का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में भी जो टाइम पीरियड था वो ये था 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। और इस फॉर्मूले का जो सिग्निफिकेंस है वो ये सिग्निफिकेंस है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उस पर टांग दीजिए, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो बार पेंडुलम हो, कोई भी टाइप का पेंडुलम हो और कितना भी उसका मास हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। अगर आप कहो वन ऑसिलेशन 10 सेकेंड्स में हो रही है ऑफ मास 100 kg, तो 200 kg के लिए भी वन ऑसिलेशन 10 सेकेंड्स में ही होगी। दोबारा सुनिए, अगर वन ऑसिलेशन 100 kg के लिए 10 सेकेंड्स में हो रही है, तो वन ऑसिलेशन 200 kg के लिए भी 10 सेकेंड्स में ही होगी। मास पे टाइम डिपेंड नहीं करता किसी भी पेंडुलम में। ये बात नोट कर लीजिए, और ये हुक्स लॉ में भी अप्लाई होती है चीजें। ठीक है ना। आगे देखिए, हमने इसी फॉर्मूले को जी की रिस्पेक्ट में लिखना है, तो स्क्वायर करा दोनों तरफ। स्क्वायर करने के बाद रूट हटाया, टी का स्क्वायर हुआ, 4 पाई स्क्वायर हो गया। एल को हमने शिफ्ट करा, टी को हमने शिफ्ट करा, तो ये दोनों शिफ्टिंग करने के बाद हमारे पास जी का एक फॉर्मूला बन गया, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला बना है जिसमें से आपको एल और टी ये दोनों इंपॉर्टेंट चाहिए, और यहीं से हमारा सारा गेम है। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल बार पेंडुलम दिखता है, देखिए ऐसा दिखता है बार पेंडुलम, नॉर्मल बार पेंडुलम जो है। और आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अलग सा डायग्राम आपके लिए बना के एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया, हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए उसको देखेंगे। ये रहा वो नॉर्मल सा समझाने वाला हिसाब किताब। कई सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, सबको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। सबसे पहले ऊपर हुक लिखा हुआ है, वो हुक है जो दीवार में मतलब आपका रिजिड सपोर्ट होगा, और यहाँ पे आप होल्स देख रहे हैं, इस होल में ये हुक जाएगा और ये हुक आपका वहां पे रिजिड सपोर्ट पे लटकाया जाएगा, ताकि आपका बार पेंडुलम फ्री टू मूव हो, तो इसलिए वो हुक होता है। अब आप बार पेंडुलम में ध्यान दीजिए। बार पेंडुलम में सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि एक बार चॉकलेट बार जैसा होता है, वैसे ही होता है, लेकिन ये बहुत लंबा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे होल्स है। और सबसे बड़ी बात है, ये पॉइंट नोट रखिए कि होल्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर दो होल्स के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो अगले दो होल का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये सारे के सारे होल्स
इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और इन्हीं होल्स में छुपी होती है सेंटर ऑफ मास की कहानी। अगर आपको सेंटर ऑफ मास इजी तरीके से निकालना है किसी भी पेंड, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो जैसे कि अगर किसी पूरी ऑब्जेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी ऑब्जेक्ट पे मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर ऐसा पोजीशन भी होगा जहां पे उसकी सारी एनर्जी आ सकती है। सारी एनर्जी मतलब मास, सारा मास आ सकता है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास का अभी प्रैक्टिकल समझते समझते करना है तो अपने हाथ में एक पेन लीजिए और उसको उंगली पे सेटल करने की कोशिश करिए, जहां वो एकदम सीसॉ की तरह बराबर हो जाए, वो आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है। बार पेंडुलम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं होल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस वक्त मैंने जो होल्स बनाए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होल्स हैं। तो 13 होल्स का होने का क्या मतलब है? ऑड नंबर है। दो, अगर हम दो इवन में डिवाइड करें तो हमारे पास एक होल बच जाएगा बीच में। तो हमने वही करा, हमने 6 होल्स ऊपर डिवाइड करे, 6 होल्स नीचे डिवाइड करे, सेंटर में हमारे पास एक होल बच गया। और इस सेंटर के होल के सेंटर में हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। बहुत कंफ्यूजिंग सी बात लगी होगी लेकिन बहुत बेसिक है। फिर से 6 डॉट हमने ऊपर छोड़े, 6 डॉट हमने नीचे छोड़े, बीच में हमारा एक होल बच गया। इस होल के सेंटर में डायामीटर होता है, वो डायामीटर को काटने वाला हिस्सा मेरा सेंटर ऑफ मास है, वो समझना है। और सेंटर ऑफ मास तक की मुझे लेंथ चाहिए, सेंटर ऑफ मास तक की मुझे लेंथ चाहिए। तो वो लेंथ निकालना आपको टॉप से नहीं होता है, वो लेंथ निकालना आपको होल से होता है। क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है बच्चे, वो होल से शुरू होता है, होल्स पे ही खत्म होता है। तो सारे के सारे होल्स कहीं ना कहीं 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होते हैं या 50 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होते हैं, लेकिन हमें सारा एक्सपेरिमेंट होल के ऊपर करना है। हमें बार पे भी करना है लेकिन हमारा सारा एक्सपेरिमेंट होल्स पे होता है, ठीक है ना। अब देखिए S1 और O1, अगर आपको ये दो शब्द दिख रहे हो तो S1 और O1 पे गौर कीजिए। S1 का नाम है सेंटर ऑफ सस्पेंशन। सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है? सेंटर ऑफ सस्पेंशन वो चीज होती है जहां से किसी चीज को लटकाया जाता है, जहां पे ऑसिलेशन नहीं होता बट वो चीज वहां से लटकी होती है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन। O1 देखिए सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है जो चीज ऑसिलेट कर रही है, जो चीज मूव कर रही है, जिसके कारण टाइम पीरियड आ रहा है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और ये पूरा एक बार पेंडुलम का हिसाब किताब बनता है अगर हम इस तरीके से इसको रखते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना है। और सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास से एक तरफ के डॉट मतलब फाइनल डॉट, मान लो सेंटर ऑफ मास मेरा ये बीचों बीच है, यहां से लेकर जो S1 है वहां तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है। और वो निकाल के मुझे लिख लेना है। और दो होल्स के बीच के भी डिस्टेंस, मान लो आपका सेंटर ऑफ मास से S1 तक का डिस्टेंस आया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से 50 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। और दो होल्स के बीच का डिस्टेंस है 5। तो अगर आप S1 वाले को होल नंबर 1 मानोगे तो वो 50 सेंटीमीटर पे है। और होल नंबर 1 के बाद होल नंबर 2 है, और मैंने बोला दो होल के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो सेकंड होल सेंटर ऑफ मास से 45 सेंटीमीटर दूर है। तो 5 सेंटीमीटर आप कम करते जाओगे। समझ में आ रही है बात? एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से सुनो, आएगी जरूर समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, हमने पहले सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नाप लिए दोनों तरफ। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। हमारे पास दो हुक होंगे, हमको सबसे पहला हुक एक S1 में लगाना है। और बिल्कुल जहां पे टॉप पे हमने एक लगाया, बिल्कुल नीचे की तरफ एक और होल है, हमें वहां दूसरा लगाना है। यानी कि एक होल हमारा S1 में लगेगा और एक S2 में लगेगा, ठीक है। दो हुक हमने लगा दिए। अब हमको एक हुक को एडजस्ट करना है वॉल पर। वॉल पर एडजस्ट करने के बाद हमें स्टॉप वॉच अपने हाथ में लेनी है। 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नोट करना है। S1 हमारा लगा हुआ है, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन तक उसको लेकर गए, जैसे सिंपल पेंडुलम में करते हैं, नॉर्मल सिंपल पेंडुलम में उस तरीके से उसको लेकर गए। 20 ऑसिलेशंस के लिए हमने स्टॉप वॉच को तुरंत ऑन कर दिया और ऑसिलेशन शुरू हो गई। 20 ऑसिलेशंस होने के बाद आप उसे स्टॉप करेंगे, टाइम पीरियड नोट करेंगे।
क्या नोट करना पड़ेगा? पहले आपको लेंथ नोट करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास से। टेबल दिखाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, तब आपको समझ में आएगा। फिर आपको उस S1 जो सस्पेंशन पॉइंट था उसके लिए S1 के लिए आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको रॉड को करना है उल्टा, समझ ध्यान से सुनना बेटा। फिर आपको रॉड को करना है उल्टा। क्या उल्टा? जो S2 है पहले वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन था, अब जो S1 है अब वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बनेगा, यानी कि S2 को उल्टा करके आप दीवार पे टांग देंगे और फिर से 20 ऑसिलेशंस लेंगे, ठीक है। तो पहले ऑसिलेशन S1 के द्वारा ली गई, अब ऑसिलेशन S2 के द्वारा ली जाएगी। ऐसे करके दोनों के लिए हमारे पास 20-20 ऑब्जर्वेशन पे टाइम पीरियड आ गया। हमने उन दोनों टाइम पीरियड को नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप, अब हुक खोल दीजिए दोनों, और दोनों हुक को एक एक पॉइंट ऊपर कर दीजिए। S1 वाला एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, S2 वाला एक पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा। इन दोनों को ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है? फिर से वही 20 ऑब्जर्वेशन का काम दोबारा से शुरू करना है। 20 ऑब्जर्वेशन का काम दोबारा से शुरू करके उसको फिर से उसी तरीके से चलाना है और फिर रीडिंग्स को दोबारा नोट करना है। इस तरीके से करते 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 हम सेंटर ऑफ मास तक के पास पहुंच जाएंगे और हमें वो सारी रीडिंग्स लेनी है। समझ में आई बात? नहीं आई होगी ना तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, सारी बातें दोबारा सुनो और ध्यान से एक बार समझो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल क्या कह रही है? सबसे पहले तो स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट, वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड, डिजिटल स्टॉप वॉच होगी। उसके बाद देखिए, फ्रॉम होल ऑन साइड ए, जो S1 थी उसको मैंने A माना, जो S2 थी वो मैंने B मानी। डिस्टेंस फ्रॉम G, G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से सबसे टॉप वाले होल का जो डिस्टेंस है वो 44.2 सेंटीमीटर है, और वो होल बी मतलब S1 तक का डिस्टेंस भी 44.2 है और सेंटर से S2 का डिस्टेंस भी 44.2 सेंटीमीटर है। उसके लिए हमने क्या करा? 20 ऑब्जर्वेशंस ली तो आई 32.03। नेक्स्ट के लिए ली तो आई 31.31। अब दोनों टेबल्स को साथ साथ देखते चलिए, ठीक है, तभी आपको बात क्लियर होती जाएगी हम क्या कर रहे हैं। हमें रॉड को उल्टा करना है, एक बार इस तरफ से ली, दूसरी बार दूसरी तरफ से ली, फिर दोनों होल खोले, थोड़ा सा अंदर की तरफ करा, अंदर की तरफ करा यानी कि सेंटर से सेंटर के करीब आए हम लोग, तो डिस्टेंस कम करा, तो वो 44 से 39 हो गया, और यहाँ भी 44 से वो 39 हो गया, डिस्टेंस हमने कम कर दिया। तो जैसे ये कम कर दिया, फिर से टाइम पीरियड को हमने चलाया, चलो भाई चलो, टाइम पीरियड चलता रहा, फिर कुछ टाइम आया तो हमने उसको नोट करा। ऐसे करके आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आपको जो टाइम पीरियड फॉर 20 वाइब्रेशन आया है, अब उसको टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन लेना है। तो क्या करोगे? 20 को इस ये जो टाइम पीरियड 20, ऐसे देखो, समझा करो, यूनिटरी मेथड। 20 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 32.03 सेकेंड्स। सो 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 32.03 डिवाइड बाय 20, ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे टाइम पीरियड 20 से डिवाइड कर देने हैं, आपके लाइन से 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड आ जाएंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा ग्राफ बनाने का, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ग्राफ से होती है। तो ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह का, ये ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ बनेगा और इसको समझाते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तब तक पहले वो ग्राफ दिखाते थे, बन रहा है नहीं बन रहा। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ बन गया, ठीक है। नीचे हमने लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमने टाइम पीरियड लिया। एक तरफ आपका बना ए के लिए, दूसरी तरफ आपका बना बी के लिए, तो दोनों तरफ ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ आप एक्स पे पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब इस ग्राफ से कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन कैसे होनी है वो जरा समझिए, ठीक है। ये एक आपके लिए नॉर्मल ग्राफ बनाया गया है समझाने के लिए। आपको टाइम वाले एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट लेना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको टाइम वाले एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट लेना है कि जब आप वहां से एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो चारों पॉइंट पर ग्राफ को कट करे। तो मैंने एक पॉइंट सी लिया, वो पॉइंट सी पर जब मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ए, बी, डी और ई, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास ऐसे आए जहां पे मेरा ग्राफ कट हो रहा है, और यही तो मुझे चाहिए।
क्यों चाहिए? क्योंकि सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तक एल लेंथ होती है। कोई भी कभी भी आपसे पूछे लेंथ एल होती क्या है, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ एल कहते हैं। और यहाँ पे लेंथ एल हम लोग चेंज कर रहे हैं बार बार, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को L1 और L2 समझना पड़ेगा। L1 एक तरफ, जैसे कि S1 और O1 था तो हमने उसके लिए L1 मान लिया, उल्टा करा तो S2 और O2 हो गया तो हमने उसके लिए L2 मान लिया। ठीक है, ये करा हम लोगों ने। अब ध्यान दीजिए, ये जो A से लेकर D तक का डिस्टेंस है ये है हमारी पहली लेंथ, यानी कि A से लेकर D जो है, ए अगर मेरा सेंटर ऑफ सस्पेंशन है तो डी मेरा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। सिमिलरली अगर बी मेरा सेंटर ऑफ सस्पेंशन है तो ई मेरा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 आया मेरा ए से डी तक और L2 आया मेरा, यहाँ देखो, ए से सेंटर ऑफ सस्पेंशन शुरू हुआ S1 और वो कहां तक गया, डी तक, यानी कि O1 तक। तो ये जो था ये था मेरा एक एक लेंथ। ऐसी सेंटर ये S2 से लेकर O2 ये दूसरी लेंथ हो गई। ठीक है, ये है। तो हमने ये दो लेंथ ली L1 और L2। इस ग्राफ को देख के ही आप कैलकुलेशन करिएगा। और ये आप मेरे हिसाब से ग्राफ के अंदर जो आपको बॉक्सेस काउंट करने आते होंगे, तो A से D तक का डिस्टेंस और B से E तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और L का मीन निकालना है। जो L की वैल्यू आएगी वो आपकी मेन वैल्यू हो गई। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही करा। इस ग्राफ में आपको लाइन दिखेंगी नहीं, लेकिन आपको पॉइंट्स दिखेंगे A B D E और A डैश D डैश A डैश B डैश D डैश E डैश, ये दिखेंगे। इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन के लिए करा है, तो आप भी कर सकते हैं दो ऑब्जर्वेशन के लिए। मैंने आपको सिंगल के लिए बता दिया, लेकिन जब तक आपका ग्राफ कट करता रहे आप तक करते रहो। और ये सी पॉइंट क्या था, ये सी पॉइंट था हमारा टाइम। हम इस टाइम के लिए कर रहे हैं, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको वो टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो आते हैं भाई। तो हमने लिया AD यानी कि L1 और BE यानी कि L2, इनको करा 2 से डिवाइड, तो मेरे पास एक लेंथ आ गई। वो पॉइंट C, ऊपर जाके फिर से देखो पॉइंट C कौन सा है, वो पॉइंट C मेरा टाइम है। उस टाइम से मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी है, तो वो मैंने टाइम लिखा यहाँ। इसके आगे सेकंड्स लगाइएगा, यूनिट्स का बहुत महत्व है। G की वैल्यू निकालने के लिए 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। 4 पाई यानी कि पता है वैल्यू, L निकाल लिया, T ग्राफ ने बता दिया। कैलकुलेशंस करी तो 981.57 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। आंसर मुझे चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो हमने इसको दो डिजिट्स राइट तरफ लेफ्ट की तरफ उछाल दिया। मतलब सिंपली आप इसको 100 से जो है भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आपने वो कर दिया तो वो हो गया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से अगर ये मैंने एक के लिए करा, जैसे कि दो दो लाइनें बनाई है ना, ABCDE, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, दो दो लाइनें, ध्यान से देखो अगर ग्राफ में अगर आपको दिख रही हो तो। एक नीचे की तरफ है, एक हल्की ऊपर की तरफ है। अगर यहाँ नहीं दिख पा रही है वीडियो में तो PDF खोल के देखिएगा, PDF में आपको जरूर दिखेगी। ठीक है, और फिर उन्होंने करा A डैश B डैश C डैश E डैश D डैश के लिए। इसके लिए जब उन्होंने करा तब आया 9.32, लेकिन ये वैल्यू और उस वैल्यू में बहुत फर्क है, तो इसीलिए आप एक ही के लिए करें तो बेहतर है ना। अब देखो इस वैल्यू में कितना बड़ा फर्क आ रहा है ना। तो आप सिंगल के लिए करो तो बेटर है। वो सिंगल वाला आंसर देखो आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदारी में आ रहा है, तो आप सेकंड वाला छोड़ सकते हो। फिर इन्होंने यहाँ मीन लेकर करा तो 9.5 समथिंग इनका आ गया। आप सिंगल के लिए करते तो आपका 0% एरर आता, क्योंकि 9.8 आपका एग्जैक्ट आ गया। तो यहाँ पे कर करा के इन्होंने उनका मीन लिया और फिर जो आंसर आया उसका परसेंटेज एरर निकाला। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 माइनस 9.5, ये इन्होंने कैलकुलेट करी, डिवाइडेड बाय 9.8 जो कि एक्चुअल है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो 3% का एरर हमारे पास आया। आप उसको और अच्छा कर सकते हो समझ के। एक बार 2-3 बार देखो इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा है पूरा समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी आई 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और परसेंटेज एरर 3.06% का है। फिर से प्रिकॉशंस आ गए, तो सिंपल प्रिकॉशंस हैं।
नाइफ एज शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड बार पेंडुलम शुड हैंग वर्टिकली। वर्टिकली मतलब नीचे, ग्रेविटी की तरफ, है ना। जब नाइफ एज आपकी हॉरिजॉन्टल दीवार पे होगी तो वो बार पेंडुलम जो है आपका वर्टिकली लटकेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन शुड बी स्मॉल। एम्पलीट्यूड छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत दूर से 90 डिग्री के एंगल से आप उसको, नो, आपको बहुत छोटे एंगल से उसको मूव करना है, ठीक है। ये भी नहीं बहुत छोटा, एटलीस्ट 30 डिग्री 40 डिग्री के एंगल से आप उसको मूव करें, ठीक है। स्मूथ एंड गुड रिजिड कर्व शुड बी, मतलब एक ऐसा स्मूथ आप रिजिड कर्व दें उसको कि वो अच्छे से आराम से चले, एकदम प्यार मोहब्बत से, ठीक है। तो ये था इस एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे दो सवाल, एक सवाल का जवाब मैं देकर जाऊंगा, दूसरे सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे। पहला सवाल ये कि सिंपल पेंडुलम और बार पेंडुलम में क्या फर्क है। सिंपल पेंडुलम होता है वो पेंडुलम जिसकी स्ट्रिंग में मास तो होता है, लेकिन वो मास इतना छोटा होता है कि वो जो चीज ऑसिलेट कर रही है उसके मास के सामने वो कुछ नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मास लेस स्ट्रिंग। तो सिंपल पेंडुलम में मास लेस स्ट्रिंग होती है, केवल जो चीज ऑसिलेट करती है उसमें मास होता है। लेकिन बार पेंडुलम में पूरी की पूरी बार के अंदर मास होता है, पूरे के पूरे बार में मास होता है, मास पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे कुछ मासलेस का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बार पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में। इस डिफरेंस को याद रखिए। और दूसरा डिफरेंस आप मुझे बताएं कि ये ग्राफ जो आया है, ये ग्राफ एक टाइम पीरियड के बाद ऊपर जाने लगा वापस, एक टाइम पीरियड के बाद ये ग्राफ वापस ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों। और ये आंसर आपको कहीं ना कहीं सिंपल पेंडुलम और बार पेंडुलम को जोड़ के जरूर मिलेगा। उसका साइन कर्व देखकर इसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। इसके नीचे वाइवा क्वेश्चंस का एक सेट दे देंगे सो दैट आपको आसानी हो जाए इसके वाइवा के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट्स करिए, कोई भी डाउट्स आए पूछ लीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो फ्यूचर में आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।